Audio Jungle. नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो भारत के 19वीं सदी के दौर से जुड़ा है। इस स्रोत विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने आदिवासियों की सदियों पुरानी जीवन शैली को लगभग समाप्त कर दिया था। इस पूरे दौर में न सिर्फ उनका भयंकर आर्थिक शोषण हुआ, बल्कि यहीं से एक बहुत बड़े स्वदेशी विद्रोह की चिंगारी भी भड़की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। सेक्शन 1, एंटर बिरसा मुंडा। अब हमारी कहानी 1895 के आसपास शुरू होती है। बिहार के छोटा नागपुर के घने जंगलों में एक नाम हर किसी की जुबान पर था, बिरसा मुंडा। लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि बिरसा के पास कोई जादुई ताकत है। मतलब वो बीमारियां ठीक कर सकते हैं, अनाज की पैदावार बढ़ा सकते हैं। लोग उन्हें सचमुच अपना भगवान मानने लगे थे। और खुद बिरसा ने भी ये ऐलान कर दिया था कि उन्हें ईश्वर ने अपने लोगों को बचाने और दिकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। मुंडा, संथाल और उराम जनजातियों के लिए वो एक तारणहार बन गए। सोचिए, जब किसी आंदोलन को ऐसा ईश्वरीय आदेश मिल जाए तो उसमें कितनी जबरदस्त ऊर्जा आ जाती है ना? तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये दिकु आखिर थे कौन? आसान भाषा में कहें तो दिकु यानी बाहरी लोग। इनमें वो सारे व्यापारी, महाजन, क्रिश्चियन मिशनरी और ब्रिटिश अफसर शामिल थे जो आदिवासियों की दुनिया में घुसपैठ कर रहे थे। ये वो लोग थे जो बहुत तेजी से आदिवासियों की जमीन, उनके रोजगार और उनके धर्म के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, बिरसा आखिर किन समस्याओं से लड़ रहे थे और उनके अपने लोग इन दिकुओं के गुलाम कैसे बन गए? हजारों लोग यूं ही तो किसी को अपना मसीहा नहीं मान लेते, राइट? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उस दमन और शोषण के पूरे तंत्र को समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सेक्शन 2, पारंपरिक आदिवासी जीवन। अगर हम अंग्रेजों के आने से पहले के दौर की बात करें तो आदिवासियों की जिंदगी बहुत ही आत्मनिर्भर और विविधता से भरी थी। जंगल ही उनका घर था, उनका पूरा संसार था। अब जरा खेती के इन दो तरीकों को देखिए। ये साफ बताते हैं कि वे कितनी अलग जिंदगी जीते थे। एक तरफ जंगलों में झूम खेती होती थी, जहां वे घुमंतू तरीके से फसलें उगाते थे, और दूसरी तरफ मैदानों में एक जगह पर टिक कर खेती होती थी, जो अंग्रेजों को ज्यादा पसंद थी। झूम खेती में वो पेड़ों की ऊपरी डालियां काटकर धूप को जमीन तक आने देते थे और राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। यह प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा और सम्मानजनक तालमेल था। 1930 और 40 के दशक में मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने बैगा और खोंट जैसी जनजातियों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने बताया कि इन लोगों का समय और प्रकृति के साथ क्या गजब का कनेक्शन था। उनका पूरा जीवन एक खास मौसमी कैलेंडर पर चलता था, जैसे चैत के महीने में जंगल साफ करना और शिकार पर जाना, बैसाख में बचे खुचे हिस्सों को जलाना, जेठ में बीज बोना और फिर माघ आते आते नए खेतों की तरफ निकल जाना। ये एक बहुत ही खूबसूरत और व्यवस्थित चक्र था। और हाँ, अंग्रेजों के आने से पहले उनकी आजीविका के साधन भी बहुत अलग अलग थे। कोई झूम खेती कर रहा है, तो कोई समूह में शिकार कर रहा है या जंगल से फल फूल इकट्ठा कर रहा है। कुछ कबीले पशु चराते हुए घूमते थे, तो कुछ एक जगह बसकर खेती भी करते थे। अब चाहे वो वन गुजरों की तरह चरवाहे हों या फिर जड़ी बूटियां बेचने वाले, एक बात तो तय थी कि जंगल में बिना किसी रोक टोक के घूमना उनके अस्तित्व के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी था। सेक्शन 3, औपनिवेशिक काल और इस जीवन का विनाश। इस शांत और अपनी धुन में मस्त जीवन शैली में भूचाल तब आया जब ब्रिटिश प्रशासन ने अपने पैर पसारने शुरू किए। उन्होंने जमीन के नए नियम लागू कर दिए। बस यहीं से आदिवासी समाज का सदियों पुराना ढांचा बिखरने लगा। पहले क्या था कि आदिवासी मुखियाओं के पास असली ताकत होती थी, उनका अपना आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण था। लेकिन ब्रिटिश राज में सब कुछ उलट गया। इन मुखियाओं से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। अब वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए टैक्स वसूलने वाले और उनके कानून लागू करवाने वाले एजेंट बनकर रह गए। उनकी अपनी कोई ताकत नहीं बची। और सबसे बड़ी चोट तो तब पड़ी जब नए वन कानून आए। रातों रात अंग्रेज़ों ने जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। दरअसल उन्हें रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए स्लीपर बनाने थे और इसके लिए मजबूत लकड़ी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने इन अहम जंगलों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट या आरक्षित वन बना दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? आदिवासियों का अपने ही जंगलों में घूमना और झूम खेती करना जुर्म हो गया। बेचारों को मजबूर होकर या तो अपना घर-बार छोड़ना पड़ा या फिर वन विभाग के लिए गांव में कौड़ियों के भाव मजदूरी करनी पड़ी। सेक्शन 4, बाहरी लोगों यानी दिकुओं का शोषण।
अब सोचिए, जब किसी को उसके पुश्तैनी जंगल से बेदखल कर दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा? इन आदिवासियों को जबरन एक ऐसी नकद अर्थव्यवस्था में ढकेल दिया गया जहां लालची व्यापारी और महाजन गिद्ध की तरह बैठे थे। ये आंकड़ा देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देता है। हजारीबाग के जो संथाल आदिवासी रेशम के कोकून पालते थे, उन्हें 1000 कोकून के बदले सिर्फ 3 से 4 रुपए मिलते थे। और वो बिचौलिए, वो इन्हीं कोकूनों को बर्दवान या गया ले जाकर पूरे 500% के मुनाफे पर बेचते थे। मतलब खून पसीना आदिवासियों का और मलाई मार रहे थे ये बाहरी बिचौलिए। ये एक बहुत ही भयानक आर्थिक शोषण था। जब जमीन छिन गई और सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा तो कई आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर होना पड़ा। बहुत से लोग बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने लगे और वहां के हालात वो लिटरली जानलेवा थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1920s के दशक तक हर साल इन खदानों में 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। उन खदानों के अंधेरे और दमघोटू माहौल में ये एक खौफनाक सच्चाई थी जिससे वो हर रोज गुजरते थे। सेक्शन 5, अन्याय के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत। अपनी पीढ़ियों पुरानी जीवन शैली को इस तरह अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखकर और इस भयंकर आर्थिक शोषण को सहते सहते आदिवासी समाज का सब्र आखिर टूट ही गया। उनकी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थीं। उस दौर की जो आदिवासी गीत है ना, वो इस भयंकर दर्द को बहुत गहराई से महसूस कराते हैं। वो गाते थे, बेगार के कारण मेरे कंधों से खून टपकता है। जमींदारों और सरकार ने टैक्स और जबरन मजदूरी के नाम पर उन पर जो जुल्म ढाए, उसका इससे ज्यादा रुला देने वाला वर्णन और क्या हो सकता है। और इसी घोर निराशा के बीच बिरसा मुंडा ने सतयुग यानी एक स्वर्णिम युग का सपना देखा। उनका विजन बहुत ही शक्तिशाली था। इसके 4 मुख्य हिस्से थे। पहला, आदिवासी समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उन्हें सुधारना। दूसरा, उस सुनहरे अतीत को वापस लाना जब लोग ईमानदारी की जिंदगी जीते थे। तीसरा, दिकुओं और इस औपनिवेशिक सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना। और चौथा, अपना खुद का एक स्वतंत्र मुंडा राज स्थापित करना। बिरसा को 1895 में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन 1897 में जब वो 2 साल बाद रिहा हुए तो वो रुके नहीं। उन्होंने गांव-गांव घूमकर समर्थन जुटाया और खुले विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अपने पारंपरिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके लोगों को एकजुट किया। फिर शुरू हुआ सीधा हमला। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों और चर्चों को निशाना बनाया जो बाहरी सत्ता के प्रतीक थे। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर छापे मारे गए और हर तरफ बिरसा राज के प्रतीक के रूप में वो सफेद झंडा फहरा दिया गया। ये आर पार की लड़ाई थी। दुर्भाग्य से 1900 में हैजे की वजह से बिरसा मुंडा का बहुत कम उम्र में निधन हो गया और इसके साथ ही ये विद्रोह भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। लेकिन ये लड़ाई बेकार नहीं गई। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को ऐसे कानून बनाने पर मजबूर कर दिया जिनसे दिकू अब आदिवासियों की जमीन आसानी से नहीं हथिया सकते थे। बिरसा के इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आदिवासियों में अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सिस्टम को बदलने की कितनी अदम्य ताकत है। तो इतिहास के इन पन्नों को खंगालने के बाद हमारे सामने आज के समय का एक बहुत ही बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है। आज जब आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं लगातार फैल रही हैं, तो राज्य के विस्तार और स्वदेशी अधिकारों के बीच की ये जंग आज भी जारी है। ऐसे में समाज ये कैसे तय करे कि विकास और प्रगति के नाम पर इन स्वदेशी समुदायों के जमीन के अधिकार और उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली हमेशा हमेशा के लिए मिट ना जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस स्रोत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।